नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा और मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर एफएसएल उत्तराखंड। बहुत स्वागत सर आपका क्राइम तक पर। धन्यवाद। सबसे पहले एफएसएल की जब हम बात करते हैं, कोई भी क्राइम होता है, क्राइम सीन पर जाते हैं तो उसको जब हम बहुत वाइडली दिखाते हैं कि कोई क्राइम हुआ है, एफएसएल की टीम आ रही है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले फॉरेंसिक का किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, आजकल जो नए क्रिमिनल लॉज हमारे आ गए हैं, तीनों बीएनएस और बीएसए, उसके हिसाब से 7 इयर्स और हायर जितना भी पनिशेबल क्राइम है उसमें क्राइम सीन के ऊपर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जाना कंपलसरी हो गया है। और इन क्रिमिनल लॉज के पीछे जो लाने का कारण भी यही है कि जो हमारी कन्विक्शन रेट है उसको हमें बढ़ाना है। जो फॉरेंसिक साइंस है उससे जो भी हम साक्ष्य संकलित करते हैं या जो भी रिपोर्ट होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होती है कोर्ट में, और ये साक्ष्य कभी भी नष्ट नहीं होते। इनको हम किसी भी लेवल तक कहीं तक भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में अगर फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं और उनसे रिपोर्टिंग की गई है, उसको यूज़ किया गया है, तो जो कन्विक्शन रेट है नेचुरली वो हमारी हायर होगी और हमको जल्दी डिसीजन भी मिलेंगे। फॉरेंसिक की इम्पॉर्टेंस तो आपने बताई क्राइम सीन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो क्राइम हो रहा है उसमें क्राइम सीन को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जाता है? चाहे वो आरुषि केस हो, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ, मर्डर हुआ उसका केस हो, वहाँ पर पुलिस भी चली जा रही है, लोग चले जा रहे हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, और उस क्राइम सीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है एक्सपर्ट्स के आने से पहले। तो उसको और सही तरीके से प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, और क्या ये सच है कि ऐसा होता है और इससे दिक्कत होती है ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया मैम, और यही हम कहना चाहिए कि हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्योंकि विदेशों में आप देखिए कि अगर कोई घटना होती है तो उसमें क्या होता है कि इवन जो ओनर है, घर का ओनर है, वो भी बाहर खड़ा रहता है जब तक कि कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर एंटर ना कर जाए। हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोगों के पास इतना समय है और कहीं भी छोटी सी घटना होती है तो मॉब इफ़ेक्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि वहाँ जाता है। और घटना स्थल पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फिंगरप्रिंट। जो आदमी आएगा वो कुछ ना कुछ छुएगा, या वो अपने पैरों से चल के जाएगा तो उसके फुटप्रिंट होंगे, या अगर गाड़ी का इस्तेमाल किया है तो उसके टायर मार्क्स होंगे। और अगर मॉब वहाँ पर पहुँचती है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले यही नष्ट हो जाते हैं, जो कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास एक फॉरेंसिक एविडेंस होता है। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, और इसमें एक पब्लिक अवेयरनेस की भी कितना आवश्यकता। परसेंट इफेक्ट करता होगा ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन? मैं तो कहता हूँ कुछ केसेस में, जैसे आरुषि वाला केस है, रिजल्ट बदल जाता है। बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उस पर जो बेसिक जो वहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंसेस थे वही नष्ट हो गए। तो उसके बाद फॉरेंसिक टीम क्या करेगी? तो बहुत आवश्यक है, और पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग इस चीज़ को समझें कि अगर कहीं कोई घटना हुई है तो इवन वहाँ पर कोई भी एंटर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत आवश्यक अच्छा, जो हमारी पुलिसिंग है, आपको लगता है कि जो पुलिस है उन्हें फॉरेंसिक की बेसिक एजुकेशन या बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैम हम यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में हमारी फॉरेंसिक लैब में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर्स है, जिसमें हम आईओज़ को लगातार ट्रेनिंग कराते हैं। जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं उनको भी हम लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री अमित सिन्हा सर, वो इस समय एडीजी हैं, और वो लगातार इसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग इस संबंध में जितने भी नए नए रूल्स आए हैं उनके बारे में, क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारे आईओज़ हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर लगातार चलाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक लगातार एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट भी कंटिन्यूस होता है, तो इसलिए इसको लगातार ही चलाना ज़रूरी है। आपने बोला कि फ़ॉरेन में जब भी कोई क्राइम होता है तो उसे सबसे पहले प्रिजर्व किया जाता है, क्राइम सीन का वो जो एक बाउंड्री बनाई जाती है। जी। हमने देखा है बाहर जब भी कोई क्राइम होता है उसकी रिपोर्ट जो होती है, चाहे वो डीएनए की हो गई या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट होती है, रेप हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ होती है, वो 24 से 48 घंटे में आ जाती है। हमारे देश में इतने ज़्यादा क्राइम होते हैं और इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, बावजूद इसके आपने आरजीकर का सबसे हाल का एग्जाम्पल लीजिए, रेप हुआ या गैंग रेप हुआ, इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। और फिर लोग बोलते हैं मीडिया एक ही चीज़ को दिखाता रहता है, 2-2 महीने एक ही केस चलाता रहता है। वो रिपोर्ट अगर वहाँ पर 24-48 घंटे में आ सकती है तो हमारे देश में क्यों उसको 1.5 महीना लग रहा है? ये लैग कहाँ पर है? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि फॉरेंसिक लेवल पर ही इसमें डिले होता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो केस हमारे पास आते हैं, ख़ास तौर से जो पॉक्सो और डीएनए के मामले हैं, जैसे आपने कहा,
तो इन मामलों में क्या होता है कि ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो मैन पावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे मैं उत्तराखंड का ही एग्जांपल आपको लूँ तो हमारी एक रीजनल लैब हम लोगों ने रुद्रपुर में बनाई है और उसमें अभी हमने हाल फिलहाल 1 महीना पहले ही डीएनए स्टार्ट किया है, जो कि पॉक्सो में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया लेवल पर बात करूं तो स्थिति यही है कि मैन पावर कम है फॉरेंसिक लैब में और जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले है। लेकिन मैं यहाँ का आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हम लोग विदिन 6 मंथ इसको ले आए हैं। 6 महीने के अंदर अंदर, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम इस चीज़ को ले आएँ। अच्छा, क्राइम करने का तरीका बदल रहा है, क्रिमिनल्स का माइंडसेट बदल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। साइबर फ्रॉड हो गया या फिर आप देख रहे हैं आजकल किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो गया। वो अगर वो अपने क्राइम करने के तरीके को बदल रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट करने का तरीका भी बदला जाना चाहिए, उसको भी और एडवांस होना चाहिए। उस दिशा में फॉरेंसिक के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? मैम, मैं उत्तराखंड का आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फंडिंग मिला हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हर एक थाने के ऊपर, हर एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमारा एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेगा, जिसके पास एक बाइक होगा और उसमें पूरा एक किट होगा उसके पास। और सबसे पहले, जैसे आपने शुरू में पूछा था, वो जाके क्राइम सीन को प्रिजर्व करेगा ताकि वहाँ कोई और आदमी ना जा पाए। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ी यूनिट होगी जिसमें मैम एक वैन होगा, बड़ा वैन होगा और उसमें सारे जो प्राइमरी टेस्ट हम कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, मतलब वो मिनी लेबोरेटरी की तरह होगा। ये सारी जो 6 वैन हमारे पास अभी बिल्कुल पहुंचने वाली हैं। हम लोग NFSU, जो हमारा गांधीनगर, जो कि इस समय इंडिया में लीडिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम ये 6 वैन ले रहे हैं और इसके अलावा हम 9 वैन और लेने की हमारी प्लानिंग है। हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया है और उसके अलावा हमारी एक लेबोरेटरी देहरादून में है और दूसरी रीजनल लैब हमारी उधम सिंह नगर में है। तो उत्तराखंड में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ बहुत अच्छा कार्य हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी कर रहे हैं और भविष्य में फॉरेंसिक के क्षेत्र में हमारा स्टेट बहुत अच्छा करेगा। उत्तराखंड के लिए आपने बताया, आपका अगर ओपिनियन देखें, हमारे देश में जो क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्राइम करने का तरीका बढ़ रहा है, आपको यहाँ पर फॉरेंसिक की ट्रेनिंग जो है वो बढ़नी चाहिए। जो मैन पावर आपने बोला कि वो कम होती है, उसको बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है इस दिशा में काम होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर लगानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, ये चीज़ में थोड़ा सा हम लैकुना है क्योंकि हम लोग मैम फॉरेंसिक लैब के लेवल पर हम लोग यहाँ हमारी जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ सब में जो पुलिस पर्सन्स हैं उनको तो हम बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस है उसमें मैं अपेक्षा करूँगा थोड़ी मीडिया से भी कि पब्लिक को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर कोई घटना कहीं घटित हुई है तो उसमें कोई भी ना जाए, इवन घर का मेंबर भी ना जाए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब वहाँ पर जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों का संकलन सबसे वहाँ इम्पोर्टेंट पे इमोशंस को भी कंट्रोल करना होगा, प्रैक्टिकली जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको घटनास्थल को जितना सुरक्षित रख सकते हैं उतना फॉरेंसिक साइंस हेल्प करेगी। ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है कि आजकल जो पिक्चर्स आ रही हैं वो क्राइम बेस्ड ज़्यादा आ रही हैं, खासकर OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सीरीज़ और मूवीज़ आ रही हैं वो क्राइम बेस्ड है। लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं, मतलब कि लोगों का भी इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है कि क्राइम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो इससे 2 चीज़ें हैं, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम क्राइम थ्रिलर मूवी देखते हैं, क्राइम की सीरीज़ देखते हैं, तो हमें आइडिया मिलता है कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, हमें कैसे बचना है। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो इसको नेगेटिवली लेकर कैसे आइडियाज़ उनको आ सकते हैं, कैसे वो और मार सकते हैं, कैसे लाश ठिकाने लगा सकते हैं, उनको भी आइडिया मिल रहा है। तो सवाल ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो क्राइम बेस्ड सीरीज़ और पिक्चर्स आ रही हैं उससे क्या क्राइम में बढ़ावा मिल रहा है, क्या क्रिमिनल्स को नए आइडियाज़ मिल रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसा हो रहा है मैम। जैसे उत्तराखंड का एग्जांपल मैं आपको लूँ तो लास्ट ईयर तक हमारे पास साइबर के केसेस बहुत इक्का-दुक्का केसेस होते थे। अभी स्थिति ये है कि जितना बाकी क्राइम है उतना ही क्राइम साइबर का भी हो गया है। तो ये इसका एक स्पष्ट इसका एग्जांपल है कि स्थिति ये है कि जो हमारे नए बच्चे हैं, यूथ हैं, वो जाने-अनजाने में इसका शिकार बन रहे हैं और वो क्राइम कर भी रहे हैं और क्राइम को भोग भी रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा मीडिया है या जो हमारी मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत पॉजिटिवली भी देखा जा रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना हो सकता है? मैम, बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग एक फॉरेंसिक में हमारे पास टूल है जिससे कि हम ऑडियो जो है उसको मैच करते हैं, लोगों की आवाज़ मैच करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे इतना एडवांस ये होता जा रहा है कि हमारे जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं
अब उनसे उसको पकड़ना, मिलान करना भी असंभव नहीं हो पा रहा है। तो ये बात ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को उसी तरह से हाईटेक कर रहे हैं जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे लिए जो चुनौतियाँ हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जिन टूल्स का इस्तेमाल होता है, क्या उसका इस्तेमाल होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आम जनता जो है वो नहीं जानती होंगी, हम भी नहीं जानते हैं। सर से जानेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। सर, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास जो घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को छुएगा तो मैम सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने के लिए हम लोग ये डिफरेंट पाउडर्स यूज़ करते हैं। तो उसी का ये किट है। आज हमने ये किट यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे। फिंगरप्रिंट को पहचानने के लिए जिस जी। टूल का इस्तेमाल होता है, ये टूल है, ये किट है वो? जी, जी। ठीक है सर, अब दूसरे ये टूल की बात करेंगे। जी, ये मैम एक्सप्लोसिव जब कहीं पर हमको मिलता है, जो ब्लास्ट ब्लास्ट वगैरह कहीं होता होता है। है, तो वो कौन सा एक्सप्लोसिव है, उसमें क्या केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम केमिकल से ये पता कर पाते हैं कि ये इसमें कैसा गैंग कई इन्वॉल्व बार है। बोलते हैं वाइट पाउडर जी, मिला है या जी, क्या जी। चीज़ें मिली है, वो हम जी, इससे इससे आइडेंटिफाई कर इस सकते वाले हैं। टूल से। जी, जी। ठीक है, नेक्स्ट टूल क्या है सर? नेक्स्ट टूल में हमारे पास ये एक नारकोटिक्स का किट है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ओपीएम का और कैनबिस का प्रोडक्ट हमें मिलती हैं, अफीम, गांजा, चरस। तो उन सबको स्पॉट पे ही हम लोग टेस्ट करके और बता सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन सा केमिकल है। नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई Try करने के लिए कि कौन सा है, जी। वो क्या नशा है, जी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक है, अगले टूल की तरफ चलेंगे। मैम, ये एक जनरल किट है इस तरह से, क्योंकि जो भी सामान हम लेते हैं, जो भी घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, उसको हमें लैब भेजना होता है। तो उसको भेजने का जो प्रोसेस है, उसमें जो पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है, ये सब इसमें डिस्प्ले किया गया है। किसी भी क्राइम सीन पर जाने के लिए ये वाला जो किट है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। बिल्कुल, ठीक है। ये मैम दो हमारे पास डिफरेंट इल्यूमिनेशन लाइट्स हैं। जैसे कि घटनास्थल पर मान लीजिए कहीं पर सीमेंट का स्पॉट है या ब्लड का स्पॉट है या वहाँ पर जो है सलाइवा का स्पॉट है, तो डिफरेंट लाइट सोर्सेज हैं जिसमें अलग अलग वेवलेंथ में हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो क्राइम सीन को फर्स्ट टाइम में पूरे क्राइम सीन को ऑब्जर्व करके कहाँ कहाँ हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वाले किट की बात करेंगे सर। ये किट क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है? ये मैम दोनों किट मिला के हमारे पास सैक किट कहलाता है। सैक किट हम लोग जो भी पॉक्सो का मामला होता है, जिसमें कि घटनास्थल से कोई रेप या मर्डर या उस तरह का मामला होता है, तो उसमें जो घटनास्थल पे स्वैब बनते हैं, वैगिनल स्वैब है, उसका सीमेंट है या कुछ भी है, तो उन सबको डिटेक्ट करना और साथ में फिर उनको कलेक्ट करना, ये दोनों काम यहाँ किए जाते हैं। रेप केसेस जो होते हैं उसमें जो वो सैंप लिया जाता है, आई थिंक वो इस वाले जी, जी। टूल से लिया जाता जी, है, जी। इस वाले टूल जी, से। मैम। क्योंकि आरजीकर अस्पताल में जब जी। जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, जी। तब भी यही वाला टेस्ट यही किया टेस्ट गया था, किया जिसकी रिपोर्ट आई थी जी। कि वो सिर्फ रेप है, जी, गैंग रेप नहीं है। जी। तो उसमें इस टूल का हम इस्तेमाल करते करते हैं। जी मैम, ठीक है। थैंक यू। तो ये बेसिक टूल्स थे। बेसिक फॉरेंसिक क्राइम सीन पर जब हम जाते हैं, एक्सपर्ट्स जाते हैं, तो वो इन टूल्स का, ये बेसिक टूल्स है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी इन एंड आउट चीज़ें क्या हैं। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।